हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने हिंदी मास्टर कैडर सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था और आज हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। फर्स्ट हमारा इतिहास लेखन परंपरा में है कि इतिहास ग्रंथ लिखा गया गारसोदा तासी ने शुरुआत की। हिंदी साहित्य का एक वास्तविक इतिहास लिखने का जो सर्वप्रथम प्रयास किया गया वो किसने किया? गारसोदा तासी ने किया। और ये क्या थे? एक फ्रेंच विद्वान थे, फ्रांसीसी विद्वान थे, फ्रेंच विद्वान थे। इन्होंने क्या किया? हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का फर्स्ट जो है शुरुआत है जो इन्होंने की। और इन्होंने क्या रचना लिखी? इस्तवार दा ला लैत्योतर एंदुई एंदुस्तानी। इनकी रचना का नाम क्या था? इस्तवार दा ला लैत्योतर एंदुई एंदुस्तानी। और इसकी रचना के कुल कितने भाग थे? 5 भाग थे। 5 भाग 2 संस्करणों में प्रकाशित हुआ, जिनका रचना काल निम्न अनुसार माना जाता है। प्रथम संस्करण के कितने भाग हुए? 2 भाग। प्रथम भाग कब छपा? 1839 ईस्वी और द्वितीय भाग 1847 ईस्वी। फिर आगे है द्वितीय संस्करण। द्वितीय संस्करण के इनके कितने भाग हैं? 3 भाग। प्रथम और द्वितीय मतलब इकट्ठे छपे थे 1870 ईस्वी और तृतीय भाग जो इसका है 1871 ईस्वी। फिर अब क्या हुआ कि प्रकाशक कहाँ से इसको करवाया गया? द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड से। कहाँ से करवाया गया? द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड से करवाया गया। आगे नेक्स्ट है हमारा कि इनके ग्रंथ की प्रमुख विशेषताएं क्या रही होगी? कि यह ग्रंथ है जो मूलतः फ्रेंच भाषा में लिखा गया। फ्रेंच भाषा में लिखा गया। और फिर क्या हुआ कि एक मौलवी करीमुद्दीन जो कि दिल्ली के हैं, मौलवी करीमुद्दीन ने क्या किया? उर्दू में अनुवाद किया। इनके ग्रंथ का उर्दू में अनुवाद किया। और फिर नाम क्या रखा गया? जब उर्दू में अनुवाद हुआ तब क्या नाम रखा गया? तबागत उ शुरशुरा अथवा तजकिरा ई शुरशुरा। यहाँ पे पै लिखा है, यहाँ पे श आएगा। हिंदी नाम से इसका है जो उर्दू में अनुवाद किया गया। कुछ इतिहासकार क्या मानते हैं इसे कि ये जो रचना है मौलवी करीमुद्दीन की मौलिक रचना है। मौलवी करीमुद्दीन की है जो ये मौलिक रचना है। फिर आगे क्या हुआ? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय आए जो कि 1953 ईस्वी में। इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया कि जो ये ग्रंथ लिखा हुआ है इसका क्या कर दिया? हिंदी में अनुवाद कर दिया गया। फिर हिंदी में अनुवाद किया तो फिर उसका नाम क्या रखा गया? फिर इन्होंने नाम रखा हिंदुई साहित्य का इतिहास। इतिहास नाम से इसका हिंदी में अनुवाद किया। फिर इसका है जो प्रकाशन कहाँ से करवाया गया? हिंदुस्तान एकेडमी इलाहाबाद से है जो इसको प्रकाशित करवाया गया। इसका महत्व क्या है ग्रंथ का? ये है जो एक विदेशी विद्वान के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का एक सर्वप्रथम प्रयास था। और इसको देख के ही आगे जो भारतीय विद्वान आए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि हम भी है जो हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने की प्रेरणा उनको है जो वो प्राप्त हुई। कि सबसे पहले शुरुआत किसने की? एक जो विदेशी विद्वानों ने की। फिर इन्होंने भारतीय विद्वानों को भी हिंदी साहित्य इतिहास लिखने की जो प्रेरणा है वो प्राप्त हुई। नेक्स्ट रहेगा हमारा कि इस इतिहास ग्रंथ में कमियां क्या थी। इस पुस्तक में काल विभाजन का कोई है जो वो प्रयास नहीं किया गया कि किसी तरह का भी कोई काल विभाजन है जो वो डिवाइडेशन है जो वो नहीं की गई। इस पुस्तक में कवियों,
लेखकों को कालक्रम के स्थान पर आकार क्रम के अनुसार है जो वो स्थान दिया गया। मतलब कालक्रम के अनुसार है जो उनको स्थान नहीं दिया गया, आकार क्रम में स्थान दिया गया, अल्फाबेट ऑर्डर में इनको है जो वो स्थान दिया गया। फिर इसमें क्या हुआ कि इस टाइम की जो काल की युगीन प्रवृत्तियों और परिस्थितियों का कोई है जो वो विवेचन है इसमें ग्रंथ में नहीं किया गया। उक्त कमियां रहने के कारण इस पुस्तक को वर्तमान में इतिहास पुस्तक के रूप में क्या हो गया, रिजेक्ट कर दिया कि इसको मान्यता प्राप्त है जो वो नहीं हुई, क्योंकि इसमें काल विभाजन का भी प्रयास नहीं किया गया और जो लेखकों को है जो कालक्रम के स्थान पर आकार क्रम में है जो वो स्थान दिया गया है और ना ही इसमें कोई प्रवृत्तियों का विवेचन किया गया है। इस कमी के बाद है जो इसको क्या माना गया कि मान्यता नहीं दी गई इस इतिहास ग्रंथ को। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को क्या नाम कहकर पुकारा है, वृत्त संग्रह जो नाम है वो कहकर पुकारा है। नेक्स्ट है कि ये जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया किसने लिखा। सबसे पहले मूल ग्रंथ है जो गारसो दा तासी ने लिखा था और उसमें कुल कितने कवि थे, 738 कवि थे और हिंदी के कवि कितने थे, उसमें 72 कवि थे। फिर इनके ग्रंथ का उर्दू में अनुवाद किसने किया, मौलवी करीमुद्दीन ने किया। उसमें कितने कुल कवि थे, 1004 कवि थे और 60 कवि जो है हिंदी के थे। फिर आगे आ जाता है कि इसी ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किसने किया, हिंदी में अनुवाद किया लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया, जो कि कुल कवि है 358 और हिंदी के कवि इन्होंने लिए 220। इस ग्रंथ में जो इन्होंने ग्रंथ लिखा इसमें सबसे पहला जो कवि है उसका क्या नाम था, अंगद नाम है और अंतिम कवि का नाम था हेमंत पंत। नेक्स्ट है अब क्या हुआ कि फर्स्ट है जो गारसो तासी ने शुरुआत की थी इतिहास लिखने की, वो क्या थे, एक फ्रेंच विद्वान थे। अब सेकंड जो प्रयास किया गया इतिहास लिखने का, दूसरा प्रयास जो किया गया वो क्या है कि ठाकुर शिव सिंह सेगर जो कि एक भारतीय विद्वान, इन्होंने क्या किया कि दूसरा प्रयास किया इतिहास लिखने में। ये एक भारतीय विद्वान है जो कि प्रथम है, इन्होंने प्रयास किया इतिहास लिखने में ठाकुर शिव सिंह सेगर ने और इनकी रचना का क्या नाम है, शिव सिंह सरोज। क्या नाम है इनकी रचना का, शिव सिंह सरोज। इन्होंने अपने नाम के साथ ही मतलब अपनी रचना का नाम रखा। और आगे फिर क्या है ये रह गया बीच में। शिव सिंह सरोज को हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रस्थान बिंदु बोला जाता है। प्रस्थान बिंदु क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है अपने ग्रंथ में सबसे ज़्यादा मतलब कवियों का जीवन परिचय है जो इसमें दिया है, इसीलिए इसको हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु बोला जाता है। आगे इनकी रचना का प्रकाशन वर्ष है 1883 ईस्वी जो कि द्वितीय संस्करण है और यह जो पुस्तक है सर्वप्रथम पहले 1878 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। पर इसमें क्या हो गया, पर जो इसमें है इसमें त्रुटियां रह जाने के कारण, कमियां रह जाने के कारण इसका है जो पुनः प्रकाशन करवाया गया 1883 ईस्वी में, इसलिए इसका ये जो प्रकाशन वर्ष है जो यही माना जाएगा। फिर इसको है जो प्रकाशक कहाँ से करवाया गया, नवल किशोर प्रेस लखनऊ से, उत्तर प्रदेश से है जो इसको प्रकाशक करवाया गया। नेक्स्ट है कि इस ग्रंथ की क्या प्रमुख विशेषताएं रही होगी, कि इस ग्रंथ में ठाकुर शिव सिंह सेगर का जो ये ग्रंथ लिखा है
इस पुस्तक में कुल कितने कवियों का वर्णन किया गया है? 1003 कवियों का इन्होंने लेखकों का जीवन चरित्र लिखा गया है। इसमें कवियों लेखकों के जन्म काल, मृत्यु काल, रचना काल इत्यादि का भी उल्लेख किया गया, परंतु वर्तमान में अविश्वसनीय माना गया है। क्या हुआ कि इस ग्रंथ में जन्म काल, मृत्यु काल, रचना काल ये सब कुछ दिया गया है, पर वर्तमान में क्या हुआ कि इनको अविश्वसनीय माना गया कि ये जो इनकी तिथियां दी हुई है ये सही नहीं है। फिर इनके ग्रंथ का महत्व क्या है? इनके ग्रंथ का महत्व क्या है? इस पुस्तक में तत्कालीन समय में उपलब्ध हिंदी काव्य संबंधी संपूर्ण जानकारी को एक जगह रखने का सराहनीय प्रयास किया गया है कि जो भी मतलब इस जो ग्रंथ को लिखा गया है इसमें क्या हुआ कि जो भी तथ्य मिले हैं इनको एक जगह रखने का सराहनीय प्रयास किया गया है। हिंदी भाषा में रचित सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हिंदी भाषा में रचित, आपको अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है तो आप बोलोगे कि शिव सिंह सरोज का जो ग्रंथ है वो हिंदी भाषा में रचित सबसे पहला ग्रंथ है। फिर इस ग्रंथ में कमियां क्या थी? इस पुस्तक में काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। क्या नहीं किया गया? काल विभाजन का कोई काल के अकॉर्डिंग जो डिवाइडेशन है वो नहीं की गई। और इनकी जो पहली शर्त यही है कि अगर काल विभाजन होगा वही है जो सर्वमान्य ग्रंथ माना जाएगा, पर इन्होंने क्या है काल विभाजन नहीं किया। फिर सेकंड है, इसमें कवियों को काल क्रम के स्थान पर हिंदी वर्णमाला क्रम, आकार आदि क्रम में शामिल किया गया। वही जो फर्स्ट हमने पढ़ा था वही है कि इसमें कवियों को काल क्रम के स्थान पर हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग है जो इसमें स्थान दिया गया है। फिर इसमें है घटनाओं का संकलन मनमाने ढंग से, मतलब जो भी घटनाएं आई सामने इनको जो अपने हिसाब से उन्होंने मनमाने ढंग से ही इनका वर्णन कर दिया गया है। अपनी इच्छा अनुसार तोड़ा मोड़ा गया है कि अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी मतलब घटनाओं में मतलब लिख दिया गया। फिर आगे क्या है कि उक्त कमियां रहने के कारण इस पुस्तक को वर्तमान में इतिहास पुस्तक के रूप में है जो वो मान्यता नहीं दी गई। इतिहास पुस्तक के रूप में इसको है क्या है वो मान्यता नहीं दी गई, रिजेक्ट कर दिया गया। इसी कारण इसको कि इसमें है जो काल विभाजन का भी प्रयास नहीं किया गया और जो कवियों का जो कालक्रम के स्थान पे है जो नहीं स्थान दिया, वर्ण क्रम के हिसाब से है जो इन्होंने स्थान दिया है। आगे है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल है जो हिंदी के साहित्यकार है, इन्होंने इस इतिहास ग्रंथ को क्या नाम कहकर पुकारा है? वृत्त संग्रह नाम जो कहकर पुकारा है। फिर है जो शिव सिंह सेंगर है जो इन्होंने क्या माना है कि पुष्य पुंड और पुष्पदंत को हिंदी का पहला कवि माना है। किसको माना है? शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का पहला कवि। पुष्पदंत, पुंड ये एक ही नाम है, तीनों एक के ही नाम है कि इनको है जो पहला कवि माना है शिव सिंह सेंगर ने। नेक्स्ट है अब फर्स्ट हमने क्या किया था? 1188 ने फर्स्ट प्रयास किया था। सेकंड प्रयास था शिव सिंह सेंगर का। थर्ड अब देखो जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन। थर्ड है जॉर्ज इब्राहिम थर्ड हमारा रहेगा जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन। अब क्या हुआ? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त के अनुसार, किसके अनुसार? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त के अनुसार है जो वो क्या है ये आपको आएगा कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास किसने लिखा? जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन ने लिखा, जो कि एक अंग्रेजी विद्वान के द्वारा लिखा गया। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त के अनुसार है जो वो सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन अंग्रेजी विद्वान के द्वारा लिखा गया। अब क्या हुआ कि इन्होंने जो जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन ने जो इतिहास लिखा, अब किशोरी लाल गुप्त ने क्या कर दिया? इसका फिर हिंदी में अनुवाद कर दिया। अब उसका नाम क्या रखा गया?
अब इसका नाम रखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से इस पुस्तक को लिखा गया, जो कि नवंबर 1957 ईस्वी में हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी के द्वारा प्रकाशित हुई थी, जो कि ग्रेसन की ही पुस्तक थी और इसका हिंदी में अनुवाद किया गया। और जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन की जो रचना है, इसका रचना का नाम क्या है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। क्या नाम है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। अब क्या हुआ कि इन्होंने ग्रंथ लिखा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर। अब क्या हुआ, इसका प्रकाशन कराना भी जरूरी था, तो इसका प्रकाशन कहाँ से करवाया गया? द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में करवाया गया। कहाँ से करवाया गया प्रकाशक? द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में करवाया गया। इसका प्रकाशक वर्ष क्या है रचना का? 1888 ईस्वी। फिर आगे 1888 ईस्वी में यह रचना उपयुक्त पत्रिका के रूप में, मतलब एक छोटी सी पत्रिका के रूप में हमारे सामने है जो वो आई, पर जो स्वतंत्र रूप में हमारे सामने ये जो पुस्तक कब आई? 1889 ईस्वी में स्वतंत्र रूप में हमारे सामने ये जो पुस्तक है हमारे सामने आई। नेक्स्ट है अब इस इतिहास ग्रंथ की क्या विशेषताएं हैं कि यह जो पुस्तक मूलतः अंग्रेजी भाषा में लिखा गया, इसमें कुल 952 कवियों का जो जीवन चरित्र है वो लिखा गया, और इसमें 886 जो कवि है, इससे पहले हमने शिव सिंह सरोज जो पढ़ा है उसमें है जो इसका उल्लेख हो चुका है, उल्लेख पूर्व शिव सिंह सरोज में हो चुका है। कितने कवियों का? 886 कवि का। टोटल कितने कवि हैं इसमें? 952 कवि हैं जो शिव सिंह सरोज ग्रंथ में हो चुका है। शेष कितने रह गए? 66 नए कवियों का वर्णन है जो ग्रेसन के द्वारा अन्य स्रोतों से ग्रहण करके किया गया है। नेक्स्ट है, इसमें केवल हिंदी कवियों को ही स्थान दिया गया। इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है इसमें केवल हिंदी कवियों को ही स्थान दिया गया है, बाकी जो है मतलब संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि भाषाओं के कवियों को इनमें जगह नहीं दी गई है, कि इन्होंने जो अपना ग्रंथ लिखा है इसमें है जो है हिंदी कवियों को ही स्थान दिया गया है, पाली, प्राकृत जो आदि भाषाओं को इसमें कोई जगह है जो वो नहीं दी गई। फिर है, इसमें कवियों एवं लेखकों को कालक्रम के अनुसार स्थान दिया गया। पहले क्या था, उन दोनों में कालक्रम का कोई मतलब स्थान नहीं दिया गया था। अब इसमें क्या है, इसमें कवियों एवं लेखकों को कालक्रम के अनुसार स्थान दिया गया है। फिर नेक्स्ट है, इसमें कवियों के जीवन चरित्र के वर्णन के साथ साथ युगीन प्रवृत्तियों परिस्थितियों का विवेचन भी किया गया है। मतलब उस टाइम की क्या परिस्थितियां हैं, क्या मतलब प्रवृत्तियां हैं, ये सभी क्या है मतलब इसमें सारा कुछ दिखाया गया है इस ग्रंथ में। फिर आगे नेक्स्ट है, इसमें हिंदी साहित्य के विकास क्रम कि हिंदी साहित्य का विकास है जो वो कैसे हुआ, इसका निर्धारण है जो चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया है। कि हिंदी साहित्य का विकास क्रम इन्होंने कैसे दिया है? चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया है। नेक्स्ट, इस ग्रंथ की रचना के लिए ग्रेसन जी द्वारा निम्न रचनाओं का आधार कर, मतलब कई जो आधार ग्रंथ इन्होंने इस ग्रंथ को लिखने के लिए कई ग्रंथों को आधार बनाया था। कैसे? फर्स्ट, इस्तवार दा लाल लैतेवेतर एंदुई हिंदुस्तानी। सेकंड है शिव सिंह सरोज। थर्ड है भक्तमाला जो कि पहले भी मैं करवा चुकी हूँ, नाभादास की है, और कालिदास हजारा।
कालिदास त्रिवेदी की है। गोसाई चरित्र जो बाबा बेनी माधव दास की है। श्रृंगार संग्रह है जो सरदार कवि की है। काव्य संग्रह है जो पंडित महेश दत्त की है। सुंदरी तिलक है जो हरिश्चंद्र की है। विचित्रोपदेश है जो कंक छेदी तिवारी की है। राग कल्पद्रुम है जो वो कृष्णानंद व्यास की है। ये जो 10 रचनाएं हैं जो इनका क्या लिया इन्होंने सहारा लिया, इनको आधार बना के है जो अपना ये जो ग्रंथ है वो लिखा। नेक्स्ट है कि जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन ने सर्वप्रथम है जो वो काल विभाजन का जो वो है प्रयास किया। पहले 2 मैंने पढ़ाए थे उसमें कोई काल विभाजन का प्रयास भी नहीं किया गया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो अपने ग्रंथ है जो उसमें काल विभाजन का प्रयास है जो वो किया। काल विभाजन जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन द्वारा अपनी इस पुस्तक को 12 अध्यायों में, कितने अध्यायों में, 12 अध्यायों में विभाजित किया है, जिसमें इन्होंने कवियों को उनके कालक्रम अनुसार स्थान दिया था। और 12 अध्याय को ग्रेसन का जो ये 12 अध्याय है इनको क्या बोला जाता है, ग्रेसन का काल बोला जाता है। फर्स्ट इन्होंने क्या नाम दिया है काल को, फर्स्ट काल को इन्होंने दिया है चारण काल नाम दिया है ग्रेसन ने। अगर आपको क्वेश्चन आए कि ग्रेसन ने जो है फर्स्ट काल है जो कौन सा माना है, चारण काल माना है। सेकंड है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। थर्ड है जायसी की प्रेम कविता। फोर्थ है ब्रज कृष्ण का संप्रदाय। फिफ्थ है मुगल दरबार। फिर है तुलसीदास रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति कवि। फिर है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। फिर है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। फिर है 18वीं शताब्दी और विविध। कि इन्होंने जो है 12 अध्यायों में अपना है जो वो काल विभाजन किया है और कालक्रम के अनुसार स्थान भी दिया है। और फर्स्ट है जो इन्होंने फर्स्ट काल कौन सा माना है, क्या नाम दिया है, चारण काल नाम दिया है। नेक्स्ट है अब क्या हुआ कि इन्होंने काल विभाजन तो किया पर क्या हुआ कि इसमें कोई वैज्ञानिकता का अभाव था। मतलब इन्होंने जो ज़्यादा अध्याय ले लिए थे, 12 अध्याय है जो बहुत ज़्यादा है कि इन्होंने जो है 12 अध्याय लिए थे, इसलिए इन्होंने क्या किया, वैज्ञानिकता का अभाव होने के कारण है जो अध्यायों की संख्या ज़्यादा थी और इसी कारण है जो ये क्या हो गया, काल विभाजन मानना है जो उपयुक्त नहीं है। कि इन्होंने काल विभाजन का प्रयास तो किया था पर अच्छे ढंग से नहीं किया था, इसीलिए इसको काल विभाजन मानना उपयुक्त नहीं है। इन्हें शीर्षक मात्र कहा जाता है, मतलब शीर्षक मात्र कहा जाता है इनके ग्रंथ को। फिर है इसमें 14वीं शताब्दी के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है कि इसमें जो भक्ति काल के टाइम पीरियड का कोई है जो मतलब विवरण नहीं दिया गया है। विशेष तथ्य है हमारे कि जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन ने हिंदी को अंग्रेजी द्वारा आविष्कृत भाषा कहा है। कि जॉर्ज ग्रेसन का मानना क्या है कि जो हिंदी भाषा है हमारी वो अंग्रेजों की देन है। फिर आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस रचना को भी इतिहास पुस्तक के रूप में स्वीकार है जो वो नहीं किया, इसे बड़ा वृत्त संग्रह कहकर पुकारा है। कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो इस इतिहास ग्रंथ को क्या कहकर पुकारा है, बड़ा वृत्त संग्रह कहकर पुकारा है और इसको इतिहास ग्रंथ के रूप में है जो वो मान्यता नहीं दी। फिर है जॉर्ज ग्रेसन द्वारा हिंदी भाषा के विकास के लिए निम्न 3 महत्वपूर्ण कार्य किए गए। क्या कार्य किए इन्होंने, देखो कि इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी। फर्स्ट है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इस पुस्तक की जो रचना है 1889 ईस्वी में हुई। फिर सेकंड है भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ये एक भाषा की मतलब बुक है और इसका कब हुआ, 1902 से लेके 1909 ईस्वी तक है जो इसका टाइम पीरियड है।
फिर है तुलसीदास का वैज्ञानिक अध्ययन, 1886 ईस्वी से 1921 ईस्वी है जो तुलसीदास की वैज्ञानिक अध्ययन इन्होंने पुस्तक लिखी। नेक्स्ट है कि ग्रियर्सन ने गोस्वामी तुलसीदास पर कुल कितने निबंध लिखे? 12 निबंध लिखे। इनका जो सर्वप्रथम वाचन है जो वो कहाँ पे हुआ? प्राच्य विद्या विशारदा सभा वियना में किया गया। कि जो ये 12 निबंध लिखे गए इनका सर्वप्रथम मतलब वाचन, वाचन होता है रीडिंग, रीडिंग मतलब वाचन कहाँ किया गया? प्राच्य विद्या विशारदा सभा वियना में किया गया। ग्रियर्सन ने 1889 ईस्वी में रामचरितमानस की 126 प्रकाशित और हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर रामचरितमानस का संपादन करके उसे खड़ग विलास प्रेस बांकीपुर पटना से प्रकाशित करवाया गया था। विशेष उपलब्धि क्या है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहने वाले, यहाँ पे कहने वाला आएगा, कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहने वाले सर्वप्रथम इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन ही माने जाते हैं। कि इन्होंने भक्ति काल को क्या नाम दिया है? स्वर्ण काल नाम दिया है। नेक्स्ट है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।